क्वालिटी में जो देख रहे थे वो आपका सिस्टम था। इसमें में 9वां क्लास के पूरे सिस्टम को हम लोग आगे की ओर बढ़ाए थे और क्यों? यही चल रहा था। इसी में आपको हम समझाए थे, तेजी में समझें। लोकतंत्र डेमोक्रेसी शब्द से बना है। डेमो और क्रेसिया, लोगों का शासन। फिर हम लोग देखे थे कि लोकतंत्र शासन की वैसी पद्धति है जिसमें शासक का चुनाव लोग करते हैं। शासन की वैसी पद्धति जिसमें शासक का चुनाव लोग करते हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा था, लोग में कौन लोग और शासक में कैसा शासक? हम लोग इसमें बातें सुने थे कि लोकतंत्र सबसे बड़ी बात क्या कहता है कि अमीर लोग, कि गरीब लोग, कि सभी लोग। क्या लोकतंत्र में यह कहना भी सही होगा कि एक विद्वान आदमी के वोट का उतना ही मूल्य होगा जितना एक अनपढ़ का है, जो संविधान का स भी नहीं जानता, उसके वोट का भी वही वैल्यू हो जो हमारे एक वैसे व्यक्ति जो पूरे पढ़े लिखे हैं, संविधान भी लिखे हैं, उनका भी वैल्यू एक ही हो। ये तमाम चर्चाएं हम लोग को करना है खास, और कैसा शासक, इसी पे हम लोग चल रहे थे। इसी में पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारे देश का एग्जांपल, चिली, पोलैंड, घाना में एनक्रुमा की कहानी हम लोग सुने थे, जिम्बाब्वे, रॉबर्ट मुगाबे की कहानी हम लोग सुने थे। तो पिछले क्लास में कई देश की कहानी हम लोग सुने थे कि ये शासक लोग ने जैसे शासन किया, क्या उसको सही में लोकतंत्र हम कह सकते हैं? इसी तरह के कई उदाहरण आज हम लोग को चलना है। तो आज सबसे पहले हम शुरू ही करते हैं बहुत ही पड़ोस के देश चीन से। चीन भी कहता है कि हम लोकतांत्रिक कंट्री है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जनता चुनाव करती है। अब सोचिए कि चीन में एक ही पार्टी है, और एक ही पार्टी का नाम है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। अब बताओ, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो देख रहे हो, एक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, बस एक पार्टी चीन में है, जिस व्यक्ति को भी खड़ा होना है, इससे परमिशन लेना है। आप वोटर हो तो इसका पहले सदस्यता ग्रहण करो, और तब वहां वोट दे सकते हो। एक दल सिर्फ चीन में है। वोट देना भी आवश्यक है, लेकिन एक ही दल है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, उसी को चुनना है। और सोच सकते हो कि कैसी पार्टी रही। हर 5 साल पर यहाँ भी चुनाव की चर्चा है कि 5 साल पर चुनाव हो। लेकिन चीन में तुम खुद जानते हो, 2013 से ही राष्ट्रपति के पद पर सी जिनपिंग जो देख रहे हो, ये 13 से ही लगातार बने हुए। और इतना ही नहीं, इन्होंने लोगों से जनमत भी संग्रह करा के रखा है कि सी जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति रहे। क्या इसको लोकतंत्र कहेंगे? ये कहते हैं कि जनता द्वारा चुने हुए हम शासक हैं, शासक का चुनाव लोग करते हैं, हमारा चुनाव लोग किए हैं, आजीवन, जीवन भर के लिए। ये कैसा लोकतंत्र है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको आ सकता है, चीन के संसद को क्या कहते हैं? देखें कितने बच्चे आंसर देते हो। जल्दी से नाम दो। आपके एनसीईआरटी में स्पेशली नाम दिया है, कुमांगुओ। चीन के संसद को क्या कहते हैं? तो बहुत अच्छा एक नाम है, देखें अभी तक कोई बच्चे ने लिखा है, हमने हिंट्स दे दी। कुमांगुओ, रेममिन, ये देखिए चीनी संसद का नाम है, और इसी के लिए चुनाव होता है। अब इसमें जो देख रहे हो, एक बच्चे सिर्फ सही किया है, दाहुई। ये देखो चीनी संसद का नाम है, चॉइस में देगा तो ये चीनी संसद है। यह इसकी एक पार्टी है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। चीन एक ऐसा दल है जहां सिर्फ एक ही राजनीतिक दल है, दो भी नहीं। 5 साल पर चुनाव की भी बात है, लेकिन वैसा भी वहां होता है कि एक ही व्यक्ति घोषित करता है कि हम आजीवन रहेंगे। इसी को राष्ट्रीय जन संसद के नाम से जानते हैं। यह चीन में राष्ट्रीय जन संसद कहलाता है। तो क्या आप इसे लोकतंत्र मानते हो? तो लोकतंत्र का जो परिभाषा है उसमें ये कतई सेट नहीं करता है। अगला नंबर, इसी तरह के हम लोग जो एग्जांपल देख रहे थे चीन के बाद, जस्ट अपने पड़ोसी से मिलते हैं पाकिस्तान। अब सोच सकते हो कि पाकिस्तान भारत के साथ साथ आजाद हुआ एक दिन पहले बस। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, जब से सरकार बनी कभी लोकतंत्र सक्सेस नहीं। देखो हम लोग के यहाँ क्या है, सेना के सर्वोच्च अधिकारी, जल थल वायु सबके हेड राष्ट्रपति। पाकिस्तान के संविधान में सेना के अलग हेड है, राष्ट्रपति अलग है, प्रधानमंत्री अलग। और इसीलिए वहां पर क्या है, जो व्यक्ति सेना के हेड है वो कई बार इन सभी पर हमला करके तख्ता पलट कर दी। स्वयं को ही कहे कि हम ही हेड हैं क्योंकि मेरे साथ सेना है। भारत में इसी से बचने के लिए राष्ट्रपति को सर्वोच्च सेनाधिकारी घोषित किया कि सबसे ऊपर आप ही। इसी में तख्ता पलट का उदाहरण उनका शुरू से ही चल रहा है, जियाउल हक से ही चल रहा है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में 1999 का खास जिक्र है, जिस समय प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ थे। सॉरी, परवेज मुशर्रफ आप देख रहे हो, ये एक सेनापति। परवेज मुशर्रफ ये सेनापति है, जनरल परवेज मुशर्रफ। नवाज शरीफ उस समय जो है प्रधानमंत्री हैं, और परवेज मुशर्रफ ने सोचो क्या किया, प्रधानमंत्री को ही पकड़ के बंद किया, और 99 में इस स्वयं तख्ता पलट को कर दिया। तख्ता पलट कहते हैं कि जब सेना का हेड सबसे ऊपर के पद पर सेना के सहारे, जनता के सहारे नहीं, स्वयं कब्जा कर ले, तो ये तख्ता पलट। स्वयं को ही खुद मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया, स्वयं को ही राष्ट्रपति घोषित कर दिया कि हम ही राष्ट्रपति। और हद तो तब है जब 2002 में इसने लीगल फ्रेमवर्क किया, और लीगल फ्रेमवर्क में संविधान तक में कई संशोधन किए। संविधान में इतने संशोधन किए कि इसने संविधान को यहां तक बदल दिया कि राष्ट्रपति के पास पावर होगा कि वो कोई भी राज्य की विधानसभा हो या सेंट्रल हो, राष्ट्रीय विधानसभा हो, मतलब लोकसभा हो, किसी को भी राष्ट्रपति भंग कर सकता है। इतना संविधान चेंज कर दिया परवेज मुशर्रफ। इसने भी कहा कि जनता से हम जनमत संग्रह कराएंगे, और ताकत के बल पर कई जगह अपने सेना से ही वोटिंग करा के, और ये खुद स्वयं कंटिन्यू रहा। तो इसी से समझ लो कि क्या इसको लोकतंत्र कहा जाएगा। हम लोग कई एग्जांपल सुन रहे हैं, और ये सभी एग्जांपल में जितने का नाम आ रहा है वो सभी आपका क्वेश्चन बनेगा। अंतिम में सब हम एक जगह करेंगे, और बस वो जिस बच्चे का ध्यान में आ गया, सब एकदम लाइन क्लियर हो गई। इसी प्रकार से जस्ट पड़ोसी देश नेपाल की बात करें। नेपाल भी हम लोग देखें 1948 में, यहां भी नेपाल का सिस्टम चालू हुआ। यहां नेपाल में एक नया सिस्टम बना, और वो था राजतंत्र। संविधान बना और राजा ही मेन राजपाट करेंगे, राजा का बेटा ही राजा होगा, यही नेपाल में कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन 1959 आते-आते लोगों ने इतना वहां पर कहा कि यहां भी लोकतंत्र आना चाहिए। तो राजा महेंद्र थे, और राजा महेंद्र ने वहां संविधान की सहायता से लोगों को ये परमिशन दे दिया कि ठीक है, संसद हम बहाल करते हैं, चुनाव होगा, और यहाँ पे चुनाव भी हुआ। लेकिन फिर जो है, एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा, यहाँ पे आप लोग जानते होंगे नेपाल के राजा की ही हत्या कर दी गई। और किस राजा की हत्या हुई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2001 में राजा का नाम था वीरेंद्र, और राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी गई। अब सोचो कि राजा के घर में राजा की हत्या हो गई नेपाल में, ये साधारण घटना नहीं है, सबको मार दिया गया। और 2001 एकदम समझो कि नेपाल के लिए टर्निंग पॉइंट।
लोगों को लगा कि हाँ, अब राजा का हत्या हो गया, संसद एकदम बहाल, प्रधानमंत्री ही मेन पावर में होंगे। लेकिन फिर 2005 में जब आगे उसी के भतीजा तरफ से राजा वीरेंद्र शासक बने, तो इन्होंने संसद को भंग कर दिया कि संसद एकदम नहीं हो सकता है, राजा ही मेन सिस्टम नेपाल का चलाएगा। अब सोचो नेपाल बगल में छोटा कंट्री, 2005 तक उठा-पटक सब चल रहा। फिर पब्लिक का जब प्रेशर है, तो 2008 में फिर वहाँ लोकतंत्र बहाल हुआ। अब सोचो कि वहाँ के लोकतंत्र की आयु कितनी कम है। बार-बार कितने तरह का सिस्टम है। भारत में क्या है? कुछ नहीं। छोटी-मोटी घटनाएँ, महागठबंधन और छोटी घटना। यहाँ का तुम देख रहे हो कितना ज़्यादा लोकतंत्र उठा-पटक कितने तेज़ से चल रहा है। सेम यही कंडीशन हम लोग देखें, ऐसा ही सेम कंडीशन म्यांमार में। म्यांमार, बर्मा की बात करें, बर्मा भी आपसे पूछा जाएगा कब स्वतंत्र हुआ, तो सेम श्रीलंका वाला ईयर याद रखना, 1948 में बर्मा स्वतंत्र हुआ। बर्मा में भी स्वतंत्रता के बाद सभी ने कहा कि लोकतंत्र स्थापित होगा, वहाँ भी लोकतंत्र कंटिन्यू चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। लेकिन संविधान देखिए भारत का और बाकी जगह कितना अंतर। बर्मा में भी सेम कंडीशन हुआ। 1962 में सेना के जो सबसे हेड थे पाकिस्तान मोड़, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया और स्वयं को ही कहा कि हम ही शासक रहेंगे। 62 से ये स्वयं तख्ता पलट के बाद सेना अधिकारी ही शासक। बहुत हल्ला हंगामा के बाद 1990 में चुनाव की बात हुई कि चुनाव होगा और चुनाव में बर्मा के एक ही व्यक्ति सबसे लीडिंग चेहरा, उसी का मेन नाम बस आपसे पूछा जाएगा और ये नाम सभी बच्चे जानते होंगे, आंग सान सूची। ये जो नाम देख रहे हो आंग सान सूची, तो आंग आंग है, आंग सान सूची। ये बर्मा में जब 90 में चुनाव हुआ पूरे बहुमत लाए, लेकिन जो सेना के हेड थे इनको जेल में बंद कर दी। जेल में बंद कर दिए कि आप नजरबंद, इनके जितने पार्टी के विधायक सांसद जीते सभी को नजरबंद कर दिया गया। फिर भी आंग सान सूची लोकतांत्रिक ढंग से ही विरोध किए, इनको नोबेल का शांति पुरस्कार तक मिल चुका है। तो बगल में बर्मा की हालत देखो, चुनाव के बाद एकदम जीता हुआ और उसको जेल नजरबंद सब किया जा रहा है। बगल में एक देश और आपको पढ़ना है, ये थोड़ा सा अलग उदाहरण इसका थोड़ा मिलेगा, ये है मैक्सिको। यहाँ तख्ता पलट तो नहीं हुआ, लेकिन मैक्सिको की कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ताकि सभी बच्चे के दिमाग में आए कि क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं। बढ़िया प्रश्न है, मैक्सिको कब स्वतंत्र हुआ? देखिए कितने बच्चे आंसर देते हो, जल्दी से आंसर दो। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपका, तो ये सब क्वेश्चन ही मेन बनेगा और टीआरई में यही सब प्रश्न रहा है। जितना नाम आपको बता रहे हैं, चीन के संसद का नाम, म्यांमार में आंग सान सूची का नाम, इसी तरह नेपाल में किस राजा की हत्या हुआ, पाकिस्तान में तख्ता पलट की बात, सब क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और जो लड़के ये सब जितने अंतिम में एक जगह बांधेंगे तो लगने लगेगा कि हाँ एकदम सही। 1980 है, 1948 है। और कोई बच्चे? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में हूबहू आपको दिया हुआ। मैक्सिको कब आजाद हुआ? बहुत ही बढ़िया। अमन कुमार और प्रियंका मेहता, बस 2 ही का आंसर आया है। और कोई बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। बढ़िया प्रश्न है, मैक्सिको की स्वतंत्रता। पहले देखो मैक्सिको के ऊपर अमेरिका है और अमेरिका में सबसे पहला गणतंत्र स्थापित हुआ है और इसीलिए मैक्सिको में भी बहुत पहले 1980 और 48 नहीं है, बहुत पहले 1930 में ही स्वतंत्र हुआ। 30 में ही मैक्सिको की आजादी मिल चुकी है। नेहा कुमारी देखिए एकदम सही बताया। तो 1930 में ही मैक्सिको आजाद हो गया। लेकिन अब तुम ही बताओ कैसा यहाँ पे सरकार है वो सुनो। यहाँ पे एक पार्टी है और इस पार्टी का नाम था पीआरआई। अभी भी पार्टी यही है, पीआरआई। पार्टी का नाम पीआरआई। पीआरआई का मतलब क्या है? आई फॉर इंस्टीट्यूशन है, रिवोल्यूशनरी पार्टी। एक इंस्टीट्यूशन है, रिवॉल्यूशन लाने वाली पार्टी। इंस्टीट्यूशन फॉर रिवॉल्यूशन पार्टी, एक क्रांतिकारी पार्टी। और इस पार्टी की बात समझो तो समझ में आएगा कि यह इंस्टीट्यूशन जो रिवॉल्यूशन लाने की पार्टी है, इसका ड्यूटी क्या था कि जब इसकी पहली बार सरकार बनी, तो इसने कहा कि जब भी पार्टी का मीटिंग होगा, तो बड़े हॉल में होगा और जितना सरकारी कर्मचारी है, उस सबको इसमें बुलाया जाए। मतलब अगर किसी राज्य में, जिला में हो रहा है, तो उस जिले के सब सरकारी कर्मचारी इसमें आए। अगर ब्लॉक में हो रहा है, तो ब्लॉक के सभी सरकारी कर्मचारी आएंगे, पार्टी के भी मीटिंग में सब आएंगे और सबको फुल चार्ज करना है। यही लोग मेन वर्क करेंगे। यहाँ तक कि टीचर को भी समझाना है, अध्यापक को भी समझाना है कि बच्चे के दिमाग में इस पार्टी के लिए एकदम बढ़िया बीज बोइए। गार्जियन भी आए तो उसको एकदम समझाइए कि इनकी कृपा से सब हो रहा है। एक चीज भी कर रहे हैं तो एकदम पूरे उनको मोटिवेट करके रख दीजिए। अब सोचो कि टीचर भी पेरेंट्स को समझा रहे हैं कि पीआरआई को वोट कीजिए। जितने भी कर्मचारी हैं सब इनके भक्त हैं, इनके भोजन पार्टी का मीटिंग में आए सबको खूब नाश्ता पानी खूब समझाना बुझाना। इनको इतना मान मनोबल है कि इलेक्शन के दिन ये खुद इसी के लिए तैयार है। विरोधी किसी को नहीं जानते, वो सिर्फ जानते हैं कि बस यही जो है, अब कर्मचारी जब चाह लेगा तो एकदम जिता देगा। और तुम्हें जान के आश्चर्य होगा और इसीलिए तुमको कहे, जान के पीआरआई यहाँ तक करता था कि मतदान केंद्र यहाँ पे उसका कम वोटिंग है, उसको मालूम है यहाँ जो लोग रहता है हमको वोट नहीं देगा, तो उसका अंतिम क्षण में मतदान केंद्र ट्रांसफर करके वैसे इलाके में कर देता था जहाँ पे सिर्फ उसको वोट पड़े। अब जान करके कि ऐसे भी हमको वोट नहीं देगा, देना ही नहीं है, उसको छोड़ दो। और इस तरह से भी कुछ पार्टियां रही। सोचो 1930 से लेके लगातार 2000 ईस्वी तक 70 साल तक सिर्फ एक ही पार्टी का राज है, वो है पीआरआई। क्या कहीं से लगता है कि लोकतंत्र इसे ही कहते हैं जो हम लोग पढ़े थे? लोगों का शासन, शासन की वैसी पद्धति जिसमें शासक लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, सब लोगों के द्वारा ही चुना हुआ है। क्या यही लोकतंत्र है? इसी के लिए आपको सिलेबस दिया हुआ है। तो हम लोग कई देश घूम लिए, अब रियल रूप से आए। हम लोगों के पास सबसे इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र शासन का कैसा रूप। यही मेन चर्चा के लिए इतना हम लोग सुने थे। किसको लोकतंत्र कहेंगे? लोकतंत्र शासन का कैसा रूप है, यही आपको समझना है। लोकतंत्र शासन का कैसा रूप है, यही आपको सबसे महत्वपूर्ण बात सीखनी है। तो देखिए एनसीईआरटी में साफ-साफ कहा कि इतनी कहानियां सुनने के बाद बच्चे इतने समझ गए होंगे कि 4 पहलू है, 4 रूप है और अगर चारों रूप वर्तमान होगा, तब हम कहेंगे कि यह लोकतंत्र है। अगर ये चारों नहीं है, तो लोकतंत्र नहीं है। ये चारों क्या-क्या है एनसीईआरटी में साफ बोला है। देखो एनसीईआरटी में बहुत शानदार-शानदार क्वेश्चन दिया है। अब क्वेश्चन राउंड पे आने जा रहे हैं, पहला लेसन अब कंप्लीट थे। और जो लड़का एकदम ध्यान से हमारी बात पूरे दिन समझ रहा है, अगले दिन हम लोग केवल इसको वाइंड अप करेंगे, बांधेंगे, कौन देश किस साल आजाद हुआ, वहाँ किस पार्टी की सरकार रही और क्या महत्वपूर्ण तथ्य रहा। बस ये एक जगह चाहिए। एक पेज पे जहाँ आपका आ गया तो बस ये लेसन आपका क्रीम निकल गया। अभी तो हम लोग दूध, दही, मक्खन सब निकाल के तब घी बना रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पहला गुण, लोगों के द्वारा चुने गए शासक। लोग द्वारा चुने गए शासक, चुने गए शासक, यही अगर स्वयं प्रमुख निर्णय लेता है, स्वयं प्रमुख निर्णय लेता है, तो ये लोकतंत्र का एक प्रमुख विशेषता सोचें।
पहली देखो मेन विशेषता क्या है कि लोगों के द्वारा चुने गए शासक, माने जनता जिस शासक को चुन रही है, वही स्वयं प्रमुख निर्णय ले। ये नहीं कि जनता हम किसी को चुने और निर्णय कोई ले रहा है। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता तुमको समझना है। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, निष्पक्ष अवसर। ये देखो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है और इस पर एनसीईआरटी सबसे ज्यादा फोकस किया है। निष्पक्ष अवसर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो समझो। निष्पक्ष अवसर का मतलब है कि जो राजा है, वो सब बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से अवसर देगा। ये अवसर का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं समझना, ऐसा भी अवसर देगा कि स्वयं सरकार को भी बदलने की आवश्यकता है, तो इसको निष्पक्ष अवसर मिला है। इस सरकार को भी बदल सकता है जो सत्ता में। देखो हम लोग जितनी कहानियां पढ़े, जैसे अभी मैक्सिको की बात है, वो निष्पक्ष अवसर नहीं दे रहा है। एक ऐसा अवसर भी लोगों को मुहैया कराना है जिसमें वो मौजूदा शासक को भी बदलने की क्षमता रखता है। तो ये लोकतंत्र का रूप है, ये होना बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को समान रूप से यह अवसर मिलना चाहिए। सभी को समान रूप से एक व्यक्ति एक वोट, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो। लोकतंत्र का यह रूप भी सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे हम उसको अच्छाई कहें, चाहे हम उसको खराबी कहें। इसको अभी लग रहा है कि सर अनपढ़ का भी उतना ही मूल्य होगा, तो लोकतंत्र में शासन हर बार आपसे पूछ के नहीं होगा। सब मिलकर एक प्रतिनिधि चुनो, प्रतिनिधि बहुमत के द्वारा डिसीजन लेती है, तो वो स्वयं सही गलत का डिसीजन ले लेगी और इसीलिए उसको अच्छाई के रूप में ही लेना है। तो निष्पक्ष अवसर आपने समझा, कैसा अवसर? मौजूदा शासक तक के बदलने का अवसर। ये एनसीईआरटी कहता है कि चारों जब कर देंगे तो एकदम लोकतंत्र क्या है, फुली डिफाइन हो जाएगा। और चौथा नंबर उसने सबसे इंपॉर्टेंट कहा कि सरकार जो है वो संविधान द्वारा तय कानून से चले, संविधान द्वारा तय कानून से चले। और दूसरा एक लिमिटेशन सरकार हमेशा ध्यान में रखे कि नागरिकों का अधिकार क्या है, इसी के बीच में चलना है। अगर कोई सरकार लोकतंत्र कहती है और संविधान ही बदल देती, नागरिक के अधिकार का ही हनन करने लगती है, तो वो लोकतंत्र नहीं हो सकता। यानी वर्तमान परिदृश्य में लोकतंत्र शासन कैसा हो, इसके लिए चार विशेषताओं को बताया गया है कि पहला, लोगों के द्वारा चुने गए शासक स्वयं प्रमुख निर्णय लें, सभी को निष्पक्ष रूप से अवसर की समानता, इतनी निष्पक्षता के साथ हो कि वह जिस सरकार के समय चुनाव हो रहा है उसको भी बदलने में उसको कोई दिक्कत ना हो। देखो ये बहुत बड़ी बात है, सभी को समान एक रूप मिले, सबको समान अधिकार मिले और जो सरकार हो वो संविधान के कानून के और नागरिक के अधिकार के बीच वर्क करे। कहीं संविधान ऐसा चेंज ना करे जो उसके अनुसार हो, ऊपर के तीनों का हनन हो या नागरिक के अधिकार का हनन करता हो। अब एनसीईआरटी कहता है कि ये लोकतंत्र है। अब यहां से एक बंधन के बाद क्वेश्चन राउंड। तो अगले क्लास में हम क्वेश्चन चले। ये लेसन लगभग कंप्लीट हो गया। आप जो लड़के एनसीईआरटी 9 लिए हो, अब इसको अध्ययन करो। अब आपको पढ़ने में मन लगेगा क्योंकि हमने सभी देश की कई कहानी आपको सुनाया। अब इसमें अगले दिन बंधन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर उसके बाद तब नेक्स्ट लेसन चलेंगे। तो आज का